हेलो बच्चों, रफ्तार बैच का 5वां वीडियो है और 5वां अध्याय। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और देखते हैं कि यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न हमको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और कौन कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के क्रम में, वीवीआई प्रश्न देखने के क्रम में सबसे पहला देखते हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा कि अधिशोषण क्या होता है। तो हम लोग सब जानते हैं अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वह सतह के ऊपर होता है, वह भी एक विलयन के जैसा होता है। विलयन में जिस प्रकार से दो कारक होता था, कौन कौन, विलय और विलायक, उसी प्रकार से अधिशोषण में भी दो कारक होता है। एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, विलय के जैसा होता है, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम जो विलायक के जैसा होता है। यानी जो परिक्षिप्त प्रावस्था होता है वह सतह के ऊपर चिपकता है, उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, और जो मेरा परिक्षेपण माध्यम है वह सतह को प्रदान करता है। यानी अधिशोषण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जो अपना सतह देता है उसको हम लोग परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं, और उस सतह के ऊपर जाके जो बैठता है उसको परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं। तो अब उसी अधिशोषण का दो भाग होता है, एक भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। वही दोनों के बीच में अंतर पूछ देता है, या इसी में से किसी एक का परिभाषा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, पूछ देगा। तो दोनों तरीका से इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे और एग्जाम में पढ़ेगा इसको लिख देना है। तो हम लोग अंतर देख लेते हैं, इसका परिभाषा आप लोग याद करेंगे। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो जो पहला अंतर है, जो भौतिक अधिशोषण होता है उसका ऊष्मा का मान निम्न होता है, किसके तुलना में, रासायनिक अधिशोषण के तुलना में। कितना कम होता है, इसका 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, इसका 40 से 400 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। और ताप जैसे ही हम लोग बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ा तो जो अधिशोषण की मात्रा है सतह के ऊपर वो कम हो जाता है, वो चिपकना कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रासायनिक अधिशोषण का बात किया जाए तो यह निश्चित ताप तक बढ़ेगा, यानी एक निश्चित ताप तक क्या होगा, वहाँ पे अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ते जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद अगर उससे भी ज़्यादा अगर ताप हो जाता है तो वो घट जाता है, मान उसका भी धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है। नंबर तीसरा, जो भौतिक अधिशोषण है यह उत्क्रमणीय होता है, यानी रिवर्सेबल होता है। जो चिपका तो हम उसको छुड़ा भी सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण है एक बार जैसे चिपक गया तो चिपकने के बाद वो जो है खत्म नहीं होगा। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि इस बोर्ड के ऊपर जिस इंक से लिखे हुए हैं ये परमानेंट मार्कर से नहीं लिखा हुआ है, अगर हम इसको मिटाना चाहेंगे तो मिटा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये उत्क्रमणीय प्रोसेस हुआ। अगर इसी पे अगर हम परमानेंट मार्कर इंक से लिख देते तो वहां पे लिखने के बाद जैसे एक लिखे तो वो लिखा ही रह जाता, उसको कितनों मिटाते वो मिटता नहीं, तो वो रासायनिक अधिशोषण का एग्जाम्पल में आ जाता, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं समझ गए हमने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो याद रखना है कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है और जो रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है, उसको पुनः हम जो है अलग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है ये बहुआण्विक स्तर का होता है, बहुआण्विक स्तर का होगा, ठीक है। बहुत सारा स्तर लेयर इसके ऊपर होगा। अच्छा, अगला क्या होगा इसमें रासायनिक अधिशोषण में, तो इसमें एक आणविक स्तर होता है, इसमें सिर्फ एक आणविक स्तर ही होगा, सिर्फ एक ही परत होगा, ठीक है। यानी ये बहुपरतीय होता है, ये एक परतीय होता है, ठीक। आगे चलते हैं। जैसे ही हम दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की जो मात्रा होता है वो बढ़ जाएगा, किधर, भौतिक अधिशोषण की मात्रा। जैसे दाब बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर रासायनिक अधिशोषण का बात करेंगे तो दाब बढ़ने पर अधिशोषण वृद्धि का जो वेग होगा वो कम हो जाएगा, यानी ये बढ़ेगा वो घट जाएगा, ठीक है। यही अंतर पूछ देता है एग्जाम में। अगर अंतर नहीं पूछेगा तो याद रखना है कि दोनों में से किसी एक का परिभाषा पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे कब देखते हैं, अगला कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। तो अगला है समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण की परिभाषा को लिखें। हम लोग उत्प्रेरण पढ़े हैं, उत्प्रेरक को ही कुल मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण बोलते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग को बढ़ा दे या घटा दे उसी को हम उत्प्रेरक बोलते हैं, और वही प्रक्रिया को जो संपन्न कराएंगे उसी को बोलते हैं उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण। और उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है, एक समांगी एक विषमांगी। तो समांगी उत्प्रेरण हम लोग उसको बोलते हैं जब जो उत्प्रेरक है और अभिकारक है और जो प्रतिफल है, तीनों का जो भौतिक अवस्था होगा जब समान रहेगा, एक जैसा रहेगा तो उसको समांगी बोलेंगे। जब तीनों में से कोई दो गुण
अगर एक भी अलग हो गया तो याद रखना है वो विषमांगी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विषमांगी। यानी उत्प्रेरक, अभिकारक और प्रतिफल, तीन चीज, तीनों चीज में अगर तीनों का भौतिक गुण समान रह गया, भौतिक अवस्था समान रह गया, तो याद रखना है कि वहां पे समांगी बनेगा। कैसा बनेगा? समांगी। जब उत्प्रेरक या अभिकारक दोनों में से किसी एक का भौतिक जो अवस्था है अलग हुआ तो उसको विषमांगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषमांगी। वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, शब्द में समझ लिए और शब्द में यहाँ पे पिरो के उसी को सब लिखे हुए हैं। जब उत्प्रेरक, अभिकारक और प्रतिफल तीनों एक ही अवस्था में, यानी तीनों एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। अब विषमांगी जब उत्प्रेरक और अभिकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में, यानी अलग अलग भौतिक, एगो ठोस में है तो एगो द्रव में है, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? विषमांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषमांगी उत्प्रेरण। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कोलाइडी विलयन। अगला है, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। दे देता है कि निम्न में से कोलाइडी विलयन का कणों का आकार कौन सा है? तो कणों का आकार याद रखना 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो याद रखना है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर हो जाएगा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, इतना याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। अगर जब हम मान लिया जाए 2 नंबरिया प्रश्न में दे दे, यानी लघु उत्तरीय में पूछ दे, तब इसका किस प्रकार से जवाब देंगे? तो जब किसी पदार्थ को हम क्या करते हैं, किसी द्रव में घोलते हैं, ठीक ना, अब घोलने के बाद उस विलयन में जो कणों का आकार है वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया, ठीक ना, यानी जो हम बोल रहे हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया, तब हम बोलेंगे उस विलयन को कोलाइडी विलयन है। कैसा है? कोलाइडी विलयन। अगर मान लें निलंबन पूछ दे तब क्या कहेंगे? तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। जब हम किसी पदार्थ को द्रव में घोल रहे हैं तो घोलने के बाद जो कण का आकार है वह 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाए, यानी 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए, तो याद रखना है वो विलयन जो तैयार होगा वो निलंबन होगा। क्या होगा? निलंबन। तो निलंबन का एग्जांपल क्या है? तो पानी और मिट्टी का कण, पानी और बालू। और कोलाइडी का कौन सा एग्जांपल है? तो गोंद है। और कौन है? जिलेटिन है, स्टार्च है, प्रोटीन है, etc। एग्जांपल भी याद रखना है ताकि किस प्रकार से एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और ऑब्जेक्टिव का कोई माय बाप नहीं होता है, कहीं से भी प्रश्न बना के आपको एग्जामिनर दे सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। अच्छा, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण वाला जो है वीवीआई है, वो द्रवरागी एवं द्रव विरागी किसे कहते हैं? हम बताए हैं कि द्रवरागी और द्रव विरागी। द्रवरागी का मतलब होता है द्रव से प्रेम करने वाला, यानी द्रव स्नेही, उसको दूसरे शब्द में द्रव स्नेही बोलते हैं, लायोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लायोफिलिक। अगर मान लिया जाए नाम द्रवरागी ना देके लायोफिलिक बोला तो बाबू द्रवरागी का बात कर रहा है, द्रव स्नेही का ही बात कर रहा है। अगर द्रव विरागी के जगह पे द्रव विरोधी दे दे, या जो है द्रव विरोधी ना देके लायोफोबिक दे दे, तो वो तीनों नाम जो है एक ही व्यक्ति का नाम है, यानी एक ही चीज का नाम है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो द्रवरागी किसको बोलेंगे? तो हम लोग सब जानते हैं द्रव स्नेही। द्रव स्नेही इसका मतलब क्या हुआ? द्रव से प्रेम करने वाला, यानी द्रव को जैसे देखेगा उसमें आसानी से वो घुल जाएगा, मिल जाएगा। और द्रव विरोधी, द्रव विरोधी का मतलब उसका विरोध करने वाला, पानी का विरोध करने वाला, तो वो आसानी से उसमें नहीं घुलेगा। ठीक, जो पानी में आसानी से जो पदार्थ घुल जाएगा या कोलाइडी पदार्थ जो घुलता है वही कोलाइडी पदार्थ को हम लोग बोलते हैं द्रवरागी। और जो आसानी से नहीं घुलेगा उसके लिए जो है हमको एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, जो है कड़ी मशक्कत करना होगा, तो याद रखना है उसको द्रव विरोधी या द्रव विरागी कहते हैं। वही चीज को शब्द में पिरोए हैं। द्रवरागी कोलाइड पदार्थ वे हैं जिनके परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, यानी जिसको घोल रहे हैं उसके कण बड़े होते हैं और ये किसी उपयुक्त विलायक में मिश्रित कर दिए जाएं तो आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत हो जाते हैं और परिणत हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल में प्रोटीन है, स्टार्च है, गोंद है, रबर है, etc। ठीक है, अगला देखिए द्रव विरागी। द्रव विरागी कोलाइडी पदार्थ वे हैं जिनके परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, यानी जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण काफी छोटे होते हैं, बहुत छोटा होता है और उन्हें आसानी से कोलाइडी प्रावस्था में परिणत नहीं किया जा सकता। कड़ी मशक्कत करना होगा उसको कोलाइडी कण के आकार में लाने के लिए। ठीक है,
तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव विरागी या द्रव विरोधी। एग्जाम्पल में क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड है, और दूसरा जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड है, और तीसरा जो एग्जाम्पल इसका सोना है। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट सा प्रश्न है। अब हम लोग जो इसमें और इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको देखने का प्रयास करेंगे। हम इसको जल्दी से मिटाते हैं, पुनः इसको लिखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जो है बचे हुए प्रश्न में पहला नंबर देखते हैं, टिंडल प्रभाव एवं परमाणु गति किसे कहते हैं। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रख लेना, ठीक है। तो अगर टिंडल प्रभाव के बारे में पूछेगा कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो याद रखना है टिंडल प्रभाव हम उसको बोलते हैं कि जब हम कोलाइडी विलयन को किसी अंधेरे वाले स्थान पर ले जाकर और जब उसमें हम प्रकाश डालते हैं या प्रकाश पुंज को प्रवाहित करते हैं, तो हमको क्या होता है, जिस जगह से प्रकाश प्रवेश किया और जहाँ से निकल रहा है वो दोनों के बीच में पाथ बन जाता है, एक मार्ग बन जाता है। तो वही मार्ग बनने का जो क्रिया है उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये टिंडल प्रभाव हमको देखने के लिए, जैसे कि मान लिया जाए सिनेमा घर है, सिनेमा घर में देखिएगा कि एग्जिस्टिंग फैन लगा हुआ होता है, वो जब चलता है तो उसका अगर रोशनी बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता है तो उसका एक जहाँ से रोशनी गुजर मतलब एंट्री कर रहा है वो और जहाँ पे पड़ रहा है वहाँ बीच में एक रास्ता बन जाता है लाइट का कि यहाँ से ट्रेवल करके वो उस जगह पे जा रहा है, ठीक ना। तो उसको हम जो प्रभाव ये देखने के लिए मिल रहा है इसी का नाम होता है टिंडल प्रभाव। क्या होता है, टिंडल प्रभाव। यानी जैसे कि एक बर्तन है, इस बर्तन में ले लेते हैं कोलाइडी विलयन और हम लोग क्या करते हैं, इस कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज को प्रवाहित करते हैं। तो जैसे ही प्रकाश पुंज प्रवाहित होता है इस प्रकार से, ठीक ना, तो ये एक दूसरे को काटेगा इस प्रकार से, ठीक। ये जो शंकु आकार बन रहा है, इस शंकु आकार का जो नाम होता है टिंडल शंकु नाम होता है। क्या होता है, टिंडल शंकु। यानी कुल मिला के याद रखना है कि जब कोलाइडी विलयन को अंधेरे जगह पे लेके जाएंगे, यानी जो जहाँ पे काला जगह हो मतलब छायादार जगह हो वहाँ लेके जाएंगे और उसमें जो है प्रकाश को गुजारेंगे। तो गुजारने के बाद हमको देखने के लिए मिलेगा कि जो कोलाइडी विलयन है उसके बीच में एक मार्ग बन रहा है, जहाँ से एंट्री प्रकाश हो रहा है और जहाँ से एग्जिट हो रहा है, दोनों के बीच में एक पाथ बन जाता है, एक मार्ग बन जाता है। यही मार्ग बनने का और जो पाथ बनने का, इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। अब ब्राउनी गति क्या होता है, तो ब्राउनी गति हम लोग उसको बोलते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होता है उसका कण अस्थिर नहीं रहता है, वो चारों बगल क्या होता है, रोटेट होते रहता है, अंदर में ही वो चारों बगल घूमते रहता है। किसका कण, कोलाइडी विलयन का कण। वो जब घूमता है तो वह अनियमित गति करते रहता है, एकदम जिग जैग तरीका से, टेढ़ी मेढ़ी। जैसे फुटबॉल को देखे है ना, जब फुटबॉल खेला जाता है तो जो है यानी वॉलीबॉल जो खेला जाता है तो वॉलीबॉल में क्या होता है, एक तरफ इधर मारा तो दूसरे तरफ गया, दूसरे तरफ से कोई निश्चित नहीं है कि हम मारे तो हमारे पास ही आएगा, वो मान लिया जाए उधर चला गया, मेरे पीछे वाले जो खिलाड़ी है उसके पास चला गया, या वो मारेगा तो अपना ही खिलाड़ी के साथ में दूसरा खिलाड़ी के पास पहुंच गया, यानी जिग जैग तरीका से। तो इसी प्रकार से कोलाइडी विलयन का जो कण होगा वह वॉलीबॉल के कण के जैसा ही होता है, मतलब वॉलीबॉल जो खेलते हैं वैसे ही उसके अंदर में कण के साथ में खेला हो रहा होता है, ठीक है। यानी वो गति जो करेगा अपने अंदर में वह जो है एक जिग जैग तरीका से, यानी टेढ़ी मेढ़ी तरीका से घूमता है, तो उसी कारण से उसका नाम पड़ता है ब्राउनी गति। यानी अब दोनों को अगर शब्द में देखें, अभी समझने का प्रयास करें, शब्द में देखते हैं। टिंडल प्रभाव किसको बोलेंगे, जब किसी अंधेरे स्थान पर रखे कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अभी हम जिसका बात कर रहे थे, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यह घटना जो स्पष्ट मार्ग दिख रहा है, इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। ब्राउनी गति किसको बोलेंगे, जब शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से हम लोग क्या करेंगे, कोलाइडी विलयन के कण को देखेंगे तो देखने के बाद हमको क्या मिलता है कि जो उसका कण है वो जो गति कर रहा होता है वह अनियमित तरीका से गति कर रहा होता है, या टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब हुआ यहाँ आया है, यहाँ चला गया, फिर इधर चला आया, फिर इधर चला गया है, फिर इधर चला गया, फिर इधर मनवा चला गया, यानी इधर चला गया, जिधर उसका मन हुआ उधरे चला गया। तो इसी को बोलते हैं ब्राउनी गति। क्या बोलेंगे, ब्राउनी गति। अब अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न में मिसेल किसे कहेंगे। मिसेल भी हम बढ़िया से समझे हैं।
तो मिसेल क्या कहते हैं, किसको बोलेंगे, कि वे पदार्थ जिनके अणु किसी विशेष विलायक के संपर्क में आकर क्या होता है, सब कण इकट्ठा हो जाता है और अपना जो कणों का आकार है वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में कण को लेके चला आता है, यानी गुच्छा बना लेता है। अंगूर के गुच्छा देखे है ना, एकदम इस प्रकार से गुच्छा बना लेता है, ये गुच्छा। और जो इसका आकार होगा वह 1 नैनोमीटर से लेकर कितना, 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो ये गुच्छा बनाकर जब ये चला आता है तो इसी को हम लोग मिसेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मिसेल। और दूसरे शब्द में हम इसको जो है संयोजित कोलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजित कोलाइड। और यही संयोजित कोलाइड में विलायक में साबुन या संश्लेषित अपमार्जक जब मिला देते हैं तो कोलाइडी जो कण होता है वह बृहद हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मिसेल बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना है। अगला देखते हैं स्वर्ण संख्या क्या है। तो स्वर्ण संख्या हम किसको बोलेंगे, तो किसी रक्षक कोलाइडी सॉल की मिलीग्राम में यानी mg में हुआ मात्रा जिसे गोल्ड के मानक कोलाइडिसोल, यानी गोल्ड का क्या होगा, मानक कोलाइडिसोल के 10 ml में डालने पर, यानी गोल्ड का मानक जो कोलाइडी बिलियन होगा उसको ले लेंगे, सॉल्ट ले लेंगे, उसमें उसका 10 ml लेंगे, 10 ml में डालने पर NaCl के 10% यानी सोडियम क्लोराइड का 10% बिलियन के 1 ml द्वारा 10% यानी कोई बिलियन है, 90 भाग कोई और है, उसमें 10 भाग कौन है, NaCl है, वैसा बिलियन लेना है और उसका 1 ml लेना है। कितना, 1 ml द्वारा होने वाला सॉल का स्कंदन, यानी जो सॉल पहले स्कंदित हो रहा था वो सॉल का स्कंदन रुक जाता है। क्या होता है, रुक जाता है, वो स्कंदित तब नहीं होता, वो टूटता नहीं है। उस कोलाइडी सॉल की गोल्डन संख्या कहेंगे। यानी मान लेते हैं कि कोई भी कोलाइडी सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक। अब वो जो कोलाइडी सॉल्यूशन है उसको अस्थाई बनाना है, उसको अस्थाई रखना है, वो स्कंदित नहीं हो। तो स्कंदित नहीं हो, तो स्कंदित नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जब प्रोसेस को अपनाएंगे तो जैसे ये प्रोसेस अपनाए वैसे ही उसका स्कंदन की जो प्रक्रिया होगा वो समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा, तो यानी जिस जो है इसमें क्या करेंगे, गोल्डन के मानक कोलाइडी सॉल्ट के 10 ml ले लेंगे, ठीक। और जो है NaCl का 10% जो बिलियन है उसका 1 ml ले लेंगे, ठीक। जैसे ही लेके उसको मिलाएंगे उस बिलियन में, जिसको हमको स्कंदित होने से रोकना है उस बिलियन को, तो हम लोग जैसे ही मिलाएंगे तो वही उसका जो मात्रा हम ले रहे हैं, ठीक, वही मात्रा वो मेरा क्या कहला जाएगा, कोलाइडी सॉल्यूशन का या कोलाइडी सॉल का स्वर्ण संख्या कहला जाता है। ठीक है, अब इसी में एक और है, पायस किसे कहते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी याद कर लेना है बढ़िया से। तो पायस किसे बोलेंगे, तो हम लोग सब जानते हैं कि पायस हम उसको बोलते हैं जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में हो तो उसी को हम पायस कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। पायस 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है तेल का जल में पायस, दूसरा होता है जल में तेल का पायस। जहाँ पे जल में तेल का पायस होगा तो जल का मात्रा अधिक होगा और तेल का मात्रा कम होगा, ठीक है। तो जो पायस का निर्माण होगा वही मेरा तेल का जल में पायस होगा, यानी जल में तेल को घोल रहे हैं, ना कि तेल को जल में, वो भी है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, तेल को जल में घोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जल की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा और तेल का मात्रा कम होगा, ठीक। तो जो भी यहाँ पायस का निर्माण होगा वो क्या होगा, तेल का जल में पायस। एग्जाम्पल कौन है, दूध है, कौन है, दूध। अब देखिए नंबर दूसरा एग्जाम्पल, मतलब दूसरा प्रकार, जल का तेल में पायस। अब जल को घोल रहे हैं तेल में, तो तेल अब क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा और जो जल होगा वो परिक्षिप्त प्रावस्था होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, तेल का मात्रा अधिक और जल का मात्रा कम। तो जो अब पायस का निर्माण होगा वही मेरा जल का तेल में पायस। हम इसको शब्द में लिखे हैं, इसको बढ़िया से देख लेना, ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो याद रखना है, सिंपल कुल मिला के पायस किसको बोलेंगे, तो जो है पायस में जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा। कितने प्रकार का होता है पायस, 2 प्रकार का। कौन कौन, तेल का जल में पायस, जो तेल का जल में पायस होगा उसमें जल की मात्रा अधिक और तेल का मात्रा कम। तो जो पायस का निर्माण होगा वही तेल का जल में पायस होगा। अच्छा, जल का तेल में पायस क्या है, देखिए शब्द में थोड़ा सा फर्क है, ठीक ना, बोलने में लगेगा ओझराने का, लेकिन ओझराना नहीं है, इसमें जो है फंसना नहीं है, बोलता है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो बस एकदम ध्यान से रखना, ओझराना एकदम नहीं है, ठीक है। तो जल का तेल में पायस, तो यहाँ पे जल को अब तेल में घोलेंगे,
तो याद रखना है यहाँ पे तेल का मात्रा अधिक और जल का मात्रा कम। तो जो अब पायस का जो पायस का निर्माण होगा वही मेरा पायस जल का तेल में पायस होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो मक्खन, याद रखना है एग्जाम्पल में क्या है? मक्खन। अच्छा, एक लास्ट है प्रश्न, पायसी कारक किसको कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, पायसी कारक। तो याद रखना है जो पायस है उसको अस्थाई बनाने के लिए, जो है वो परमानेंट रखने के लिए, यानी उसको जो है सेचुरेट करने के लिए, अस्थाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ बाहर से कारक उसमें डालते हैं। तो जो बाहरी कारक उसमें डाल रहे हैं वही बाहरी कारक को ही हम लोग जो है पायसी कारक बोलते हैं। ठीक है, यानी इस शब्द में फिर आए हैं, किसी पायस को अस्थाई बनाने के लिए साबुन हो जाए, जिलेटिन हो जाए, गोंद हो जाए, जैसे बाहरी पदार्थ पायस में डालने की आवश्यकता पड़ती है, इस बाहरी पदार्थ को ही क्या कहते हैं? पायसी कारक कहते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक, तो इसको बढ़िया से देख लेना है और एक बार, और इसको बढ़िया से याद कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो। अब बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हमको अंदर से मोटिवेशन मिले और हम आपके बीच जो है क्रिएटिव वीडियो लेके आए, ताकि आपका एग्जाम में और इम्प्रूवमेंट जो तैयारी कर रहे हैं उसमें होते चले जाए। ठीक है, तो आज बस इतना ही।